बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं रेडी टीचिंग। आज हम 5th क्लास के साइंस का जो तीसरा चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है फ्लावर्स एंड सीड्स। चैप्टर के आगाज़ में 3 सवालात पूछे गए हैं। पहला सवाल है कि वाई डू द बटरफ्लाइज सिट ऑन फ्लावर्स, यानी तितलियाँ फूलों पर क्यों बैठते हैं। 2 वजूहात है इसके। फूल जो है उनके रंगदार पत्ते जिन्हें पेटल्स का नाम दिया जाता है, ये पेटल्स हशरात को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि फ्लावर्स के अंदर शुगर का एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को नेक्टर का नाम दिया जाता है और ये नेक्टर इन हशरात का खुराक है। तो ये 2 चीज़ें, अट्रैक्टिव कलर्स ऑफ पेटल्स एंड नेक्टर अट्रैक्ट्स बटरफ्लाइज टूवर्ड्स इटसेल्फ, ये 2 चीज़ें बटरफ्लाइज को अपनी तरफ खींचते हैं। दूसरा सवाल है कि व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल फ्लावर्स वेनिश, अगर तमाम फूल किसी पौधे से ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। वो पौधे अपना नस्ल या रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे। आर न्यू प्लांट्स ग्रोन ओनली बाय यूजिंग सीड्स, नए पौधे सिर्फ़ और सिर्फ सीड्स के ज़रिए से अपना नस्ल बढ़ा सकते हैं या कोई दूसरा तरीक़ा है। नो, ओनली सीड्स के ज़रिए से नहीं, सीड्स के ज़रिए से सिर्फ सेक्चुअल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स जो है वो अपना नस्ल बढ़ा सकते हैं, जबकि इसके अलावा वो पौधे जो एसेक्चुअली अपना नस्ल बढ़ाते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी एक है फ्लावर, फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अलावा दूसरे पार्ट्स यानी स्टेम, लीव्स, रूट्स, ब्रांचेस, इनके ज़रिए से भी पौधे अपना नस्ल बढ़ा सकते हैं। इन पार्ट्स को वेजिटेटिव पार्ट्स का नाम दिया जाता है और इनके ज़रिए से नस्ल बढ़ाने के अमल को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दिया जाता है। तो इसका आंसर यह है कि नो, ये सिर्फ सीड्स के ज़रिए नहीं बल्कि वेजिटेटिव पार्ट्स के ज़रिए से भी अपना नस्ल बढ़ा सकते हैं। पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फ्लावर। फ्लावर को नाम दिया जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट का, यानी फ्लावर के ज़रिए से पौधे अपना नस्ल बढ़ाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की तरफ बढ़ते हैं। फ्लावर जो है वो 4 बड़े बड़े पार्ट्स की शक्ल में होता है। हम ड्रा करेंगे यहाँ पर। मिसाल के तौर पर ये वो स्टॉक है जो फ्लावर, जिस पर फ्लावर पाया जाता है, इस स्टॉक का नाम है पेडिसेल। इसके बाद छोटे छोटे ग्रीन लीव्स होते हैं। इन ग्रीन छोटे छोटे लीव्स को नाम दिया जाता है सेपल्स का। इसके बाद जो रंगदार पत्ते होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है पेटल्स का। अच्छा, इसके बाद है स्टेमन। इस तरीके से स्टेमन होते हैं। इसके अंदर पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं जो कि मेल गैमीट्स हैं। इसके बाद आते हैं कार्पल की तरफ। इस तरीके से कार्पल होता है जो कि एक फीमेल पार्ट है। ये स्टेमन मेल पार्ट है जबकि कार्पल फीमेल पार्ट। अच्छा, इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल्स में एग्स मौजूद होते हैं। अब ये इन्हें अलहदा करते हैं। मिसाल के तौर पर ये स्टेमन है, ये पूरा स्टेमन है। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं। ये सर वाला हिस्सा एंथर है
और ये फिलामेंट, ये धागे की तरह जो होता है ये फिलामेंट है। अच्छा, कार्पल के 3 हिस्से होते हैं। ये पहले वाला स्टिग्मा है, ये गर्दन की शक्ल वाला स्टाइल है, और ये नीचे सूलन पार्ट जो है ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं फीमेल गेमीट्स। तो क्या हो गया, एंटर के अंदर पोलन ग्रेन्स मेल गेमीट्स इसके अंदर हो गए, मेल गेमीट्स, और फीमेल गेमीट्स ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये थी फ्लावर का स्ट्रक्चर या साख्त। अच्छा, इन हिस्सों का अलग अलग काम होता है, उस पर थोड़ा सा नज़र दौड़ाते हैं। अच्छा, पेज नंबर 35 पर मौजूद है कि फ्लावर के जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, जो पार्ट्स है, इनका स्ट्रक्चर किस तरह है और इनके फंक्शंस क्या है। मैंने जिस तरह पहले बताया था कि ये 4 वोल की शक्ल में है। पहला लेयर जो इनमें आता है वो सेपल फर्स्ट वोल, ये ग्रीन लीफलेट्स है, सबज छोटे छोटे पत्ते हैं, और क्या करते हैं कि प्रोटेक्ट इंटरनल पार्ट्स, जो इंटरनल पार्ट्स हैं फ्लावर में उनकी हिफाजत करते हैं। इसके बाद जो सेकंड वोल आता है वो है कलर्ड लीफलेट्स, रंगदार पत्ते, जिन्हें नाम दिया जाता है पेटल्स का। पेटल्स क्या करते हैं कि इनके खूबसूरत रंग होते हैं, कलर्स होते हैं, उन कलर्स की बुनियाद पर ये बर्ड्स और इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और फिर वो पोलिनेशन में इनकी मदद करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड वोल आता है वो है स्टेमन का। स्टेमन जो है ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इनके 2 हिस्से हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो है ये राउंड या बेजवी शक्ल में होते हैं, और इनके अंदर पोलन ग्रेन्स यानी मेल गेमीट्स पाए जाते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो है फिलामेंट, एक लंबा स्टाक की शक्ल में होता है, और ये एंथर को सपोर्ट करता है। चौथा जो वोल है वो है कार्पल का, और कार्पल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर में। इनके 3 हिस्से हैं। पहला जो है स्टिग्मा, एक बटल शेप्ड होता है, और ये पोलन ग्रेन जो है सबसे पहले एंटर जब होता है तो एंट्री पॉइंट जो है वो है स्टिग्मा। दूसरा जो है वो है स्टाइल गर्दन की शक्ल का होता है, और इनमें पोलन ट्यूब जो है इनसे पास होकर ओवरी तक चला जाता है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है ओवरी सूलन पार्ट है, और इनमें ओव्यूल्स बनते हैं। अच्छा, अब एक अहम टॉपिक है जो कि पेज नंबर 35 पर स्टार्ट होता है। पेज नंबर 35 और 36 दोनों पर मौजूद है, वो है पोलिनेशन। What's the word pollination means? The transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower. अगर पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक चले जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, तो इस अमल को नाम दिया जाता है पोलिनेशन का। पोलिनेशन के लिए ज़रूरी क्या है, या ये पोलिनेशन की अहमियत क्या है, तो जिस तरह हम डिस्कस करते हैं फर्टिलाइजेशन को। फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गेमीट्स यानी पोलन ग्रेन्स और एग्स जो है ये फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये एक जो है इनके ज़रिए से रिप्रोडक्टिव प्लांट्स अपना नस्ल बढ़ाते हैं।
तो पोलिनेशन क्या करता है कि पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स को जो है ले जाता है और इनकी वजह से फिर एग्स और पोलन ग्रेन्स ये फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाते हैं। अच्छा, तो ये या इस प्रोसेस के ज़रिए से पौधे अपना नस्ल बढ़ाते हैं। तो ये एक इंतहाई अहम प्रोसेस है पौधों के रिप्रोडक्शन के लिए। इनके दो टाइप्स हैं, एक है सेल्फ पोलिनेशन, एक है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि एक फ्लावर के अंदर एंटर से उस फ्लावर के स्टिग्मा तक और अगर पोलन ग्रेन्स चले गए तो ये सेल्फ पोलिनेशन है। या एक प्लांट के अंदर एक फ्लावर के एंटर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाए तो ये सेल्फ पोलिनेशन है। मिसाल के तौर पर ये एक प्लांट है और इसके अंदर ये एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ये एक कार्पल है, ये एंटर हो गए, एंटर के अंदर पोलन ग्रेन्स है। इस एक फ्लावर के अंदर ये पोलन ग्रेन्स इस एंटर से इस स्टिग्मा तक चले जाए तो ये क्रॉस पोलिनेशन है। या इस तरह हो कि ये एक दूसरा फ्लावर है, मिसाल के तौर पर ये एक दूसरा फ्लावर है, ये एक फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन्स अपने एंटर से स्टिग्मा तक चले जाए, ये भी सेल्फ पोलिनेशन। अगर एक फ्लावर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक चले जाए लेकिन एक प्लांट एक हो तो ये भी सेल्फ पोलिनेशन है। क्रॉस पोलिनेशन में एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट का जो फ्लावर हो, एक प्लांट के फ्लावर के एंटर से पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक चले जाए तो ये होगा क्रॉस पोलिनेशन। अच्छा, एक और टॉपिक है पेज नंबर 36 और 37 पर, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या है? जानदार और बेजान में सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि जानदार चीज़ें अपना नस्ल बढ़ाते हैं। नस्ल बढ़ाने के अमल को रिप्रोडक्शन का नाम दिया जाता है। रिप्रोडक्शन दो तरीक़ों से होती है। हम पहला तरीक़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो किस्म है जिसमें फ्लावर्स इन्वॉल्व नहीं होते। फ्लावर्स एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिस तरह हमने पहले बताया कि ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फ्लावर्स के ज़रिए से अगर रिप्रोडक्शन होगी तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। इसके अलावा फ्लावर्स के अलावा पौधों में दूसरे जो पार्ट्स हैं, यानी लीव्स हैं, स्टेम है, ब्रांचेस हैं, रूट्स हैं, तो वो पार्ट्स वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स से अगर कोई नया पौधा बनता है तो उस अमल को हम नाम देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अच्छा, तो वेजिटेटिव पार्ट्स के ज़रिए से जो रिप्रोडक्शन होगी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। पहला तरीक़ा इसमें है लेयरिंग का। लेयरिंग वो तरीक़ा है जिसमें पौधे अपना नस्ल बढ़ाते हैं लेयर्स के ज़रिए से। किस तरीके से? लेयर्स के ज़रिए से। तो लेयर्स क्या है? किसी पौधे का ब्रांच अगर ज़मीन साइल के अंदर चला जाए तो साइल के अंदर रहने वाले इस ब्रांच को नाम दिया जाता है लेयर का। इसके ज़रिए से पौधे अपना नस्ल किस तरह बढ़ा सकते हैं?
मिसाल के तौर पर ये है, हमारे पास एक पौधा, ये इसके ब्रांचेस हैं, ये है मिसाल के तौर पर सॉइल, ये ब्रांच यहाँ तक अंडरग्राउंड आ गया, तो क्या होता है कि ये अंदर अपने रूट्स बनाते हैं और इनके का अपना एक स्टेम बनता है। तो ये अंडरग्राउंड जो ब्रांच है, इसे नाम दिया जाता है लेयर का। अगर हम इसे यहाँ पर काटें तो ये एक नया पौधा वजूद में आ गया। इस तरीके से ये दूसरा पौधा, तीसरा, चौथा और इस तरीके से ये मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे जो है अपने नस्ल का वो ज़्यादा करते हैं। इस अमल को नाम दिया जाता है लेयरिंग का। अच्छा, इसके बाद दूसरा तरीक़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है वो है बल्ब। बल्ब क्या है? ये एक स्टेम है। बल्ब एक स्टेम है जिसके गिर्द फ्लैशी लीव्स होते हैं जो कि इस स्टेम को खुश्क नहीं होने देते, जिस तरह ओनियन में होता है। तो ये एक छोटा स्टेम है, इसके इर्द गिर्द क्या है, प्याज के अंदर जो फ्लैशी लीव्स है इसके अंदर और नीचे रूट्स है। अगर हम इसे इस तरीके से काटें, इस स्टेम को इस तरीके से काटें कि नीचे वाले रूट्स हर पार्ट में थोड़े से रूट्स भी मौजूद हों, तो ये नए प्लांट्स जो है, नए प्लांट्स को बना सकते हैं। इस तरीके को हम नाम देते हैं बल्ब का। तीसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है ट्यूबर। ट्यूबर में क्या होता है कि ये ट्यूबर ये एक अंडरग्राउंड मोटा स्टेम है, जिस तरह पोटैटो है। हम देखते हैं कि ये पोटैटो इस तरह होता है, इस पे आइज़ होते हैं। ये ट्यूबर जो है ये आइज़ की शक्ल में होता है। ये आइज़ क्या है? ये हर एक आई एक बड है और अगर हम इस तरीके से इसे काटें कि हर हिस्से में एक ट्यूब या एक आई जो है ये मौजूद हो, तो उनसे फिर दूसरा पौधा जो है वो वजूद में आ सकता है। इस तरीके का नाम है ट्यूबर। तो ये तीन तरीके, लेयरिंग, बल्ब और ट्यूबर, इन तीन तरीक़ों के ज़रिए से पौधे अपना नस्ल बढ़ाते हैं, लेकिन इनमें फ्लावर इन्वॉल्व नहीं। तो इन तीनों तरीक़ों को हम नाम देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अच्छा, इसका दूसरा जो टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि पेज नंबर 38 पर मौजूद है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर्स इन्वॉल्व होंगे। और फ्लावर्स के अंदर क्या है? फ्लावर्स के अंदर गेमीट्स हैं। गेमीट्स वो सेल्स हैं, सेक्स सेल्स, जिसके ज़रिए से पौधे या जानदार अपना नस्ल बढ़ाते हैं। गेमीट्स दो हैं, एक है मेल गेमीट जो कि पोलन ग्रेन्स हैं, एंथर में मौजूद हैं। दूसरा है फीमेल गेमीट्स जो कि ओवरी के अंदर मौजूद हैं, ओव्यूल्स के अंदर, और उन्हें नाम दिया जाता है एग्स का। क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक अहम प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशंस के लिए ज़रूरी है कि मेल और फीमेल गेमीट्स फ्यूज़ हो जाए, यानी ये पोलन ग्रेन्स फ्यूज़ होते हैं एग्स के साथ। इस अमल को नाम दिया जाता है फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन का। अच्छा, क्या होता है कि फ्लावर्स के अंदर जो पोलिनेशन होती है, तो उस पोलिनेशन के बाद ये प्रोसेस वजूद में आता है।
ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है कार्पल। मैं थोड़ा बड़ा ड्रा करने की कोशिश करता हूँ ताकि प्रोसेस इसमें आसानी से कवर हो जाए। मिसाल के तौर पर यह है हमारे पास कार्पल। यहाँ तक पोलन ग्रेन्स आ गए, ठीक है। जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक आते हैं तो यहाँ से एक ट्यूब एराइज होती है। ये ओव्यूल्स है, इसके अंदर एग्स मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ से एक ट्यूब एराइज होती है और ये ट्यूब क्या कहलाता है? ये ट्यूब कहलाता है पोलन ट्यूब। ये है स्टिग्मा, ये हो गए पोलन ग्रेन्स, ये है पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब के ज़रिए से ये पोलन ग्रेन्स आते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से ये पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब के ज़रिए से ओव्यूल्स तक आते हैं और यहाँ पर फ्यूज़ होते हैं एग्स के साथ। एग और पोलन ग्रेन्स फ्यूज़ होके कौन सा प्रोसेस करते हैं? फर्टिलाइजेशन। इनके फ्यूजन के ज़रिए से जो फर्स्ट सेल बनता है उसे नाम दिया जाता है ज़ायगोट का। ज़ायगोट डिवाइड करते हैं और नए सेल्स बनाते हैं। जब ये डिवाइड्स होते हैं तो इस दौरान इनके डिवीज़न के ज़रिए से एम्ब्रियो बनती है। एम्ब्रियो, अच्छा, और ये एम्ब्रियो इसके बाद क्या होता है कि जो ओव्यूल्स हैं, इन ओव्यूल्स से सीड्स बनते हैं और ये ओवरी जो है ये फ्रूट्स बनाते हैं। ये सीड्स इन्हें अगर कोई फेवरेबल कंडीशंस मिल जाए तो ये एक नए पौधे को जन्म दे सकता है। तो ये थी पूरी प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा तफसील से पोलिनेशन को भी हमने स्टडी किया। ये एम्ब्रियो मौजूद होती है इन सीड्स के अंदर। तो अब हम पढ़ेंगे तफसील के साथ सीड्स को। अच्छा, सीड्स को स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा कंपैरिजन है वो करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल का कंपैरिजन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होगी। एक से मेल गेमीट्स आएंगे, दूसरे से फीमेल गेमीट्स, और इसमें सिर्फ एक पेरेंट हो उसके वेजिटेटिव पार्ट से दूसरा प्लांट जो है वो बन सकता है। इसमें फ्यूजन होगी। सेक्सुअल में मेल और फीमेल गेमीट्स इकट्ठे होकर फ्यूजन करेंगे यानी फर्टिलाइजेशन करेंगे। इसमें फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन गेमीट्स का नहीं होगा। इसमें जो नए प्लांट्स बनेंगे वो मुकम्मली तौर पर अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होंगे। ज़रूरी नहीं कि वो कंप्लीट अपने पेरेंट्स की तरह हो, क्योंकि इसमें गेमीट्स आते हैं मेल से और फीमेल से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक वाले गेमीट्स आते हैं। तो इसमें जो न्यू प्लांट्स बनेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, और इनमें जो बनते हैं तो ये तो सिर्फ एक पेरेंट से आता है उनके वेजिटेटिव पार्ट से, तो ये कम्प्लीटली अपने पेरेंट्स की मुशाबे होंगे। ये एक स्लो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा वक्त लेता है और एक क्विक प्रोसेस है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे सीड्स को, जो कि पेज नंबर 39 पर मौजूद है। सीड जो है ये रिप्रोडक्शन का एक यूनिट है। फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन सीड्स के ज़रिए से होती है। ये सीड्स फेवरेबल कंडीशंस में अगर इन्हें पानी, लाइट, हवा, सॉइल ये प्रोवाइड किए जाएं तो ये सीड एक नए पौधे को जन्म देता है। स्ट्रक्चर ऑफ सीड को पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर
हम एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं। सीड में क्या होता है कि एक आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। ये आउटर कवरिंग सख्त होता है, इसे नाम दिया जाता है टेस्टा या सीड कोट। ये सख्त होता है और ये इंटरनल जो पार्ट्स है उनकी हिफाजत करती है। इसके बाद इसमें यहाँ पर एक छोटी सी सुराख होती है जिन्हें नाम दिया जाता है माइक्रोपाइल का। माइक्रोपाइल का इस माइक्रोपाइल का फ़ायदा ये है कि ये जर्मिनेशन के दौरान सॉइल से वाटर को एब्ज़ॉर्ब करता है। अच्छा, यहाँ पर मौजूद होता है, ये है एम्ब्रियो, एक छोटा प्लांट जो सीड के अंदर मौजूद होता है, उसे नाम दिया जाता है एम्ब्रियो का। इसका निचला वाला हिस्सा रेडिकल है। रेडिकल क्या करता है कि ये रेडिकल जो है ये ग्रो होके रूट्स बनाते हैं। रेडिकल से रूट्स बनते हैं और जो ऊपर वाला हिस्सा है एम्ब्रियो का, इसे नाम दिया जाता है प्लूम्यूल का। और ये पौधे का ऊपर वाला हिस्सा शूट बनाते हैं। और ये जो बाकी हिस्सा है ये है कार्टिलीडन। इसे एंडोस्पर्म का नाम भी दिया जाता है। एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म या ये कार्टिलीडन क्या करते हैं, बस सीड्स में एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होता है, वो सिंपल कार्टिलीडन से अपना खुराक हासिल करते हैं। ये कार्टिलीडन जो है ये एम्ब्रियो को खुराक देता है, ये एम्ब्रियो को खुराक मुहैया करता है। तो ये थी एक सिंपल सीड का स्ट्रक्चर। अच्छा, एक और अहम टॉपिक है पेज नंबर 39 पर, जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड का मतलब है कि द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो अगर इस सीड को हम फेवरेबल कंडीशंस मुहैया करें सॉइल के अंदर, तो एम्ब्रियो से एक नया पौधा उग सकता है। एम्ब्रियो से नए पौधे के उगने के अमल को जर्मिनेशन का नाम दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है, गौर से सुने। मिसाल के तौर पर ये एक सीड है। ये सीड जो है इन्हें तमाम कंडीशंस मुहैया हो गए, तो ये क्या करेंगे, ये सीड माइक्रोपाइल के ज़रिए से माइक्रोपाइल के ज़रिए से वाटर को एब्ज़ॉर्ब करेंगे। एब्ज़ॉर्ब्स वाटर। जब ये माइक्रोपाइल के ज़रिए से वाटर को एब्ज़ॉर्ब करते हैं तो ये सीड स्वेल हो जाता है और बर्स्ट कर जाता है। सीड कोट जो है या टेस्टा, ये इनसे बर्स्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कार्टिलीडन है। वो कार्टिलीडन क्या करेगा, कार्टिलीडन इनमें बचता है। सीड कोट ख़त्म हो गया इनसे, अब कार्टिलीडन क्या करेगा, कार्टिलीडन खुराक मुहैया करेगा, किनको खुराक मुहैया करेगा, रेडिकल को। तो उनसे बनेंगे रूट्स और खुराक मुहैया करेगा प्लूम्यूल को, तो उनसे बनेगा शूट। अच्छा, फिर क्या होता है, ये कार्टिलीडन छोटे पत्तों की सूरत में हो जाता है
और इन रूट्स और शूट्स को खुराक मुहैया करेगा उस वक्त तक जिस वक्त तक पौधे अपने लीव्स नहीं बनाते। पौधों के लीव्स बनने के अमल तक ये काटिलीडन जो है लीफलेट्स की शक्ल में रूट्स और शूट को खुराक फराहम करेगा। जब स्टेम के ऊपर पत्ते वजूद में आते हैं तो फिर ये लीफलेट्स, इनका काम ख़त्म हो गया तो ये ख़त्म हो जाते हैं। ये थी एक पूरी प्रोसेस जर्मिनेशन का। और जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या क्या हैं? तो ज़रूरी चीज़ें जो है जर्मिनेशन के लिए वो है सबसे पहले वाटर, दूसरी चीज़ एयर यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और तीसरी अहम चीज़ जो है वो है प्रॉपर टेम्परेचर। इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होगी फॉर सीड जर्मिनेशन। अच्छा, इसके बाद पेज नंबर 41 और 42 पर दो सीड्स मौजूद है, उनका कंपैरिजन किया गया है। एक है मेज सीड और एक है ग्रेम का। कंपेयर इसलिए किए गए हैं कि एक सीड को लिया गया है मोनोकाट प्लांट से और दूसरे को लिया गया है डाइकाट प्लांट से। तो डाइकाट और मोनोकाट के सीड्स का कंपैरिजन किया गया है। मेज जो है उनका ताल्लुक़ है मोनोकाट से और ग्रेम का ताल्लुक़ है डाइकाट से। इनका शक्ल ओवल और फ्लैट होता है और ये पियर शेप्ड होता है। इनका कलर येलो और इनका लाइट ब्राउन होता है। इनमें एंडोस्पर्म मौजूद होता है जिनसे एम्ब्रियो खुराक हासिल करती है। इनमें एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होता, तो एंडोस्पर्म की गैर मौजूदगी में इनकी एम्ब्रियो खुराक हासिल करती है काटिलीडन से। ये मोनोकाट है तो इसमें काटिलीडन एक होगा और इनमें काटिलीडन दो होंगे। एक सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो ये मेज़ इस तरह से होगी। मिसाल के तौर पर ये आउटर कवरिंग सीड कोट हो गया, ये एंडोस्पर्म, अच्छा ये है काटिलीडन, और यहाँ पर जो है ये ऊपर वाला प्लोम्यूल ये शूट बनाएंगे और ये नीचे वाला रेडिकल है तो ये बनाएंगे रूट्स को। अच्छा, अब ये ग्रेम सीड जो है तो ये इस तरह से होगी, यानी इनमें वाज़ेह तौर पर दो कार्टिलीडन्स हैं, 2 कार्टिलीडन्स। अच्छा, और इनमें माइक्रोपाइल जो है वो यहाँ पर होगी, माइक्रोपाइल। इसके अलावा जो दूसरे पार्ट्स हैं तो वो भी एम्ब्रियो यहाँ पर होगी और उनके पार्ट्स प्लोम्यूल और रेडिकल भी यहाँ पर मौजूद होगी। तो ये थी कंपैरिजन मेज़ और ग्रेम सीड्स की। ये थी पूरी चैप्टर नंबर 3 फ्लावर्स एंड सीड्स। आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।